ओके स्टूडेंट्स, आज हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक मटेरियल को कैसे मैग्नेटाइज करते हैं उसके बारे में एक ग्राफ के जरिए समझेंगे और उस ग्राफ को कहते हैं हम हिस्टैरिसीस कर्व। तो हिस्टैरिसीस कर्व जो होता है वो स्केच किया जाता है बिटवीन मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड जो मटेरियल के ऊपर अप्लाइड किया है या मटेरियल जिस मैग्नेटिक फील्ड में मौजूद है। अब इस ग्राफ को जब डिजाइन करते हैं मैग्नेटिक मटेरियल के लिए तो इमेजिन कीजिए कि आपके पास एक इनफाइनाइट सोलोनाइड है, बहुत लॉन्ग सोलोनाइड है रेडियस के कंपैरिजन में, और इसके अंदर आपने कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल को रख दिया है। अब ये भी जो भी कोर है ये मैग्नेटिक मटेरियल का कोर है और खासकर ये ग्राफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए बनाया जाता है। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जब हमने इसके अंदर रख दिया और करंट की वैल्यू यहाँ पे हम चेंज करते हैं तो करंट की वैल्यू को जब आप इंक्रीज करेंगे तो यहां पर जो मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी होती है वो होती है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू करंट। तो जैसे ही करंट बढ़ाएंगे तो मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी बढ़ेगी और इस कॉइल के अंदर रखे हुए मटेरियल के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू भी लगातार बढ़ती जाएगी। ये ग्राफ ऐसा आएगा, बी की वैल्यू बढ़ते बढ़ते एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसे अपन सैचुरेशन पॉइंट कहेंगे, वहां तक पहुंच जाएगी। फिर आप करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है उसका मैग्नीट्यूड कम करेंगे मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी को रिड्यूस करने के लिए, और करंट की वैल्यू को कम करते करते मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी को जब आप जीरो कर देंगे तो आप देखेंगे मटेरियल के अंदर रहने वाला मैग्नेटिक फील्ड अब बी जो है वो अभी जीरो नहीं हुआ है इस पॉइंट बी पर। और ये जो लेंथ है ओ से बी तक की, इस ओ बी लेंथ को कहते हैं रिटेंटिविटी। रिटेंटिविटी ऑफ मटेरियल यानी कि मटेरियल के अंदर अभी मैग्नेटिक फील्ड खत्म नहीं हुआ है, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी जरूर जीरो हो गई है, मैग्नेटिक फील्ड खत्म नहीं हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड को खत्म करने के लिए जो भी मटेरियल के ऊपर लगा हुआ है आप करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हैं। करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करते हैं तो मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी अपोजिट डायरेक्शन में जो इंक्रीज होने लगती है और एक जगह आकर के मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी की वैल्यू नेगेटिव में ऐसी हो जाती है कि मटेरियल के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड बी होता है उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है। और ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे मैं सी से बता रहा हूं, और ओ से सी तक की जो लेंथ है वो आपके लिए कहलाती है कोर्सिविटी। कोर्सिविटी। अब इसके बाद आप अपोजिट डायरेक्शन में करंट को और बढ़ाएंगे तो आपके पास एक सैचुरेशन पॉइंट जैसे ए था वैसे ये सैचुरेशन पॉइंट डी भी डेवलप हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। अब आप नेगेटिव डायरेक्शन में जो करंट बह रहा है उसको अगर कम करते जाएंगे तो आपके पास ये जो मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी है इसकी वैल्यू कम होती जाएगी और फिर एक जगह ऐसी आएगी जहां पे मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी वापस से जीरो हो जाएगी और मैग्नेटिक फील्ड अभी अपोजिट डायरेक्शन में होगा। इस अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड को अब वापस से रिड्यूस करने के लिए जो मटेरियल पे एक्ट हो रहा है ओ से यहां तक की लेंथ का, इस पॉइंट को हम कह देते हैं दिस इज द पॉइंट ई। ये पॉइंट ई है। तो अब आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में करंट को वापस से इंक्रीज कीजिएगा तो आपके पास वापस से मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी की वैल्यू वापस से इंक्रीज हो जाएगी और ये पॉजिटिव हो जाएगी और ये ग्राफ अब कुछ ऐसे आ जाएगा। और ये वापस से जब पॉइंट ए पे हम पहुंचेंगे तो ग्राफ इस शेप का होगा। इस ग्राफ के अंदर का जो एरिया होता है उसको बोला जाता है हिस्टैरिसीस लॉसेस, और ये जो एरिया होता है ये बोला जाता है मैग्नेटिक मटेरियल के केवल यूनिट वॉल्यूम में रहने वाले हिस्टैरिसीस लॉसेस। और ये लॉसेस होते हैं मैग्नेटिक फील्ड जो मटेरियल पे हमने अप्लाई किया है उसको डीमैग्नेटाइजिंग करने के लिए, उस मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करने के कारण से इसके अंदर जो लॉसेस हुए हैं डीमैग्नेटाइजेशन के दौरान उस लॉसेस को जाहिर करता है मैग्नेटिक लॉसेस पर यूनिट वॉल्यूम। और ये हिस्टैरिसीस लॉसेस अन्य जो लॉसेस होते हैं हीट वगैरह की फॉर्म में जनरेट हो जाते हैं, मैग्नेटिक एनर्जी का लॉस हो जाता है। और ये जो एरिया है ये केवल मैग्नेटिक जो कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है उसके यूनिट वॉल्यूम में एक साइकिल के अंदर, ये जो एरिया है वो एक साइकिल के अंदर मैग्नेटिक मटेरियल के यूनिट वॉल्यूम में होने वाले लॉसेस को बताता है। तो टी टाइम में टोटल कितने लॉसेस हो जाएंगे, तो टी टाइम में पूरे मैग्नेटिक मटेरियल में जो लॉसेस होंगे उसकी वैल्यू हो जाएगी
एरिया ऑफ दिस हिस्टैरिसीस लूप इनटू कंप्लीट मटेरियल का वॉल्यूम। ये कंप्लीट मटेरियल के वॉल्यूम में एक साइकिल में होने वाले लॉसेस हो जाएंगे। और अगर एक सेकंड में जो मैग्नेटिक फील्ड है उसने कई सारे साइकिल जनरेट कर लिए होंगे, तो इनटू एन कर देता हूं। एन जो है वो फ्रीक्वेंसी हो जाती है साइकिल्स पर यूनिट टाइम, इनटू टाइम टी। यूनिट टाइम में इतने लॉसेस होंगे तो टी टाइम में इतने लॉसेस हो जाएंगे इस मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर। यहां पे इस एरिया को ऐसे बताया गया है जो कि हिस्टैरिसीस लॉसेस पर यूनिट वॉल्यूम पर साइकिल होते हैं। यहां पर ये जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी के बीच में जो ग्राफ खींचा गया है, ये सॉफ्ट आयरन के लिए थोड़ा सा पतला ग्राफ होता है, थिन होता है, ताकि सॉफ्ट आयरन में लॉसेस कम होते हैं मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन के दौरान। लेकिन स्टील और एक हार्ड मटेरियल के अंदर या हार्ड स्टील के अंदर ये लॉसेस ज़्यादा होते हैं, तो उसके लिए जो कर्व होता है वो थोड़ा सा वाइड होता है, उसका एरिया ज़्यादा आता है। सॉफ्ट आयरन में ये एरिया कम आता है, उसके अंदर मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन आसानी से हो जाता है। स्टील में नहीं होता है तो उसके अंदर लॉसेस ज़्यादा होते हैं, तो एरिया ज़्यादा बड़ा रहता है। जो स्टील होता है उसके लिए रिटेंटिविटी की वैल्यू ज़्यादा रहती है, कोर्सिविटी की वैल्यू ज़्यादा रहती है, और सॉफ्ट आयरन के अंदर ये वैल्यूज़ कम रहती हैं क्योंकि वो आसानी से मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज हो जाते हैं। इसके बाद एक क्यूरी लॉ है, तो क्यूरी लॉ देखिए कैसे है। क्यूरी लॉ ये कहलाता है कि कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल जो होता है, उस मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर जो मैग्नेटाइजेशन होता है या मैग्नेटाइजेशन की जो इंटेंसिटी रहती है, तो मैग्नेटाइजेशन जो है वो टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये हमने पहले भी स्टडी किया था। और मैग्नेटाइजेशन अब जो उसके मटेरियल के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड रहता है उसके प्रोपोर्शनल रहता है। तो मैग्नेटाइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड अपॉन टेम्परेचर। साथ ही साथ हम ये चीज जानते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी के भी प्रोपोर्शनल होता है। तो मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी यानी कि मैग्नेटाइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी अपॉन टेम्परेचर। ये है मैग्नेटाइजेशन या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, और इस H को आप कह सकते हैं मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटा देते हैं तो यहां पे एक कांस्टेंट आता है जिसको मैं C से बता रहा हूं, और अगर आप M अपॉन H का रेशो ले लेते हैं जिसे आप मैग्नेटाइजेशन और नीचे आप मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी कहते हैं H को, तो इस रेशो को आप लैम्डा चाई से बताते हैं जिसे अपन मटेरियल की मैग्नेटिक मटेरियल की सब्सिटिबिलिटी कहते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे सब्सिटिबिलिटी ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल जो है वो कांस्टेंट अपॉन टेम्परेचर के बराबर आ जाता है। यहां पे आप एक ग्राफ अगर स्केच करें बिटवीन H अपॉन T वर्सेस B के बीच में या M के बीच में, M के साथ, तो आप M का ग्राफ H अपॉन T के साथ अगर स्केच करेंगे तो ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा। मैग्नेटाइजेशन एक हद तक होएगा, H अपॉन T का रेशो बढ़ जाएगा और एक लिमिट के बाद मैग्नेटाइजेशन में सैचुरेशन आ जाएगा। ये मैग्नेटाइजेशन में यहां पे सैचुरेशन आ जाता है। थैंक यू वेरी मच। अब आप इस थ्योरी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं उनको आप अपन सॉल्व करते हैं, देखिएगा कैसे उनके अपन आंसर करते हैं। देखिए ये जो आपके पास हिस्टैरिसीस कर्व है, इस कर्व पे आधारित जो सवाल हैं इसमें अपन से पूछा जाए कि भाई रिटेंटिविटी क्या होती है, किस लेंथ को कहते हैं, तो यहाँ पे अपन जानते हैं ये OB लेंथ जो होती है वो रिटेंटिविटी कहलाती है और OC लेंथ जो है वो कोर्सिविटी कहलाती है। तो यहाँ पे इन दो क्वेश्चंस में यही पूछ रखा है कि किस लेंथ को अपन रिटेंटिविटी और किसको कोर्सिविटी कहते हैं। जैसा कि अपन जानते हैं कि ये आपके पास पॉइंट A जो है वो सैचुरेशन पॉइंट होता है। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है नंबर 3 पे कि पॉइंट A कौन सा है, यानी सैचुरेशन पॉइंट कौन सा है। तो इन द ग्राफ डायग्राम A रिप्रेजेंट्स, तो पॉइंट A किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पॉइंट ऑफ सैचुरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट है
एरिया ऑफ हिस्टेरेसिस जो कर्व है वो किसको बताता है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को, तो ये एक ट्रू ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन ए सही होएगा। हिस्टेरेसिस लॉसेस पर यूनिट वॉल्यूम को जाहिर करता है ये। नेक्स्ट नंबर 5, हिस्टेरेसिस कर्व ड्रॉ फॉर, तो हिस्टेरेसिस कर्व जो है हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए ही ड्रॉ करते हैं, वी ऑलवेज ड्रॉ इट फॉर ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। हिस्टेरेसिस लॉस इज लॉस ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी ड्यूरिंग मैग्नेटाइजेशन, ठीक है, मैग्नेटाइजेशन के दौरान ही ये लॉस होते हैं, डीमैग्नेटाइजेशन के दौरान ही ये लॉस होते हैं। जब मैग्नेटिक मटेरियल को डीमैग्नेटाइज करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड अपन अप्लाइड करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो उस टाइम जो लॉस होते हैं वो हिस्टेरेसिस लॉस कहलाते हैं। नेक्स्ट इज टोटल एनर्जी लॉस इन डीमैग्नेटाइजिंग, तो ये बताया है कि हिस्टेरेसिस लॉसेस जो एक लूप में होते हैं मटेरियल के अंदर टोटल होते हैं, वो इसी फार्मूला से दिए जाते हैं, तो ये फार्मूला ट्रू है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द क्यूरी लॉ मैग्नेटाइजेशन एम ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो जाहिर सी बात है टेम्परेचर बढ़ाने पे मैग्नेटाइजेशन जो है रिड्यूस होता है, ये हम सब जानते हैं। क्यूरी लॉ वैलिड फॉर, तो डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए नहीं है, ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए है, क्योंकि डायमैग्नेटिक मटेरियल तो जो है टेम्परेचर बढ़ने पे उनकी सब्सिटिबिलिटी चेंज होती नहीं है, मैग्नेटाइजेशन चेंज होता ही नहीं है। सब्सिबिलिटी फॉर द डायमैग्नेटिक मटेरियल चेंज विथ टेम्परेचर, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स होएगा। डायमैग्नेटिक मटेरियल की सब्सिबिलिटी टेम्परेचर के साथ वेरी नहीं होती है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है। ओके, थैंक यू वेरी मच।